ठीक है गाइस, आवाज कोई दिक्कत तो नहीं कर रही है? बिल्कुल कोई इशू तो नहीं है ना? मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं मैं। मॉड्यूल निकाल लिया आप लोगों ने? मॉड्यूल निकाल लिया अपन लोगों ने, है ना? ठीक है, फिजिकल में भी आपके पास होगा। चलो देखो, सबसे पहले है ना, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है ना? पहले मैं जनरल बता देता हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है ना? बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही चलना है अपने को, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब इसमें मैं कोई पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर फिर वो देना पड़ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर तुम लोग को ये नहीं बोलूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, बस मेरी बात मानते चलना। इन दी एंड तुमसे सब बनेगा। और मैं अभी ऐसा प्लान कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग के पास टाइम नहीं है, समझ आ रहा है? तो बहुत थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट अगर डेली का दे दोगे, सिर्फ आंसर लिखने का वाली बात है, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। शुरू से लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, एंड में टाइम नहीं बचेगा। वैसे अभी भी नहीं है, लेकिन तुम सोच करके देखो कि पास तो होने ही ना, समझ आ रहा है? तो एटलीस्ट 1 या 2 आंसर के पॉइंट से टाइम निकाल लेना, समझ आ रहा है? इतना करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि रिवीजन का टाइम तुम्हारा हार्डली 10 मिनट रहे, समझ आ रहा है? डेली का। ठीक है, क्लियर है? चलो, है ना? ठीक है, तो ऑडिट जो है ना, एक चीज याद रखना कि पूरा जो है एक यूनिट है, पूरा सब्जेक्ट जो है ना, वो तुम्हारा एक यूनिट है। समझ आ रहा है? पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्ट तुम्हारा एक यूनिट है। ठीक है, यानी फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी जो रिलेट कर जाएंगी तुम्हारी 3rd से भी, 5th से भी, 8th से भी। आ रहा है समझ? ठीक है ना? देखने का ये पूरा थ्योरी है, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आ रहा है समझ में? थ्योरी और प्रैक्टिकल का बहुत खतरनाक टाइप का ब्लेंड है। आ रहा है समझ में? ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही खतरनाक टाइप का ब्लेंड है। ठीक है गाइस? ठीक है ना? ठीक, देखो फिर, है ना? तो इस चैप्टर के एंड के बाद अपन लोग क्या समझ जाएंगे, तो बहुत सारे चैप्टर्स में डिफरेंस है। मतलब हो सकता है कि कुछ चीज अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं हर चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ देंगे, अपन आगे पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा कवर, यानी ओवरऑल अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ आगे पीछे रहता है मॉड्यूल में, क्योंकि ऑडिट बहुत मतलब बुक्स बनाने वालों के पढ़ने से बड़ा टफ है वो। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करूंगा। मैं बस ये बोल सकता हूँ तुमको कि मैंने सबसे ज्यादा अपने लाइफ में प्रॉपर ऑडिट पे काम किया है। समझ आ रहा है? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मतलब कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी तक फॉर्म में मैंने काम किया हुआ है ना? तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। समझ आ रहा है? ठीक है ना? और मतलब ऑडिट में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मतलब प्रॉपर समझ लो कि टोटल हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते थे। पहली 8 बार तक हमने गिना, उसके बाद फिर गिनना भी छोड़ दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? लगातार अपने यहाँ के स्टूडेंट्स के हाईएस्ट मार्क्स आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो परंपराएं बरकरार रखें। समझ आ रहा है? आप लोगों की कैपेबिलिटीज कुछ और ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो मेरे को बड़ी हाई होप्स हैं आप लोगों से। ठीक है ना? मेरी तरफ से जो बन पड़ेगा मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ऑडिट मतलब है क्या, समझो। सिंपल, ऑडिट मतलब चेकिंग। आ रहा है समझ? इसका कॉन्सेप्ट शुरू होता है किससे? कंपनी से। इसका कॉन्सेप्ट जो है ना कंपनी से शुरू होता है। समझ आ रहा है क्या? कंपनी को चलाता कौन है? बीओडी। कंपनी को चलाता कौन है? बीओडी। और कंपनी में मनी किसका लगा होता है? मनी किसका लगा होता है? शेयर होल्डर्स का, है ना? शेयर होल्डर्स के पैसे का यूज बीओडी करते होते हैं। बीओडी को मिलती है सैलरी, समझ आ रहा है? लेकिन अथॉरिटी फुल मिलती है। अथॉरिटी फुल मिलती है ना? बीओडी भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लेकिन बीओडी 100% शेयर होल्डर्स तो नहीं होते ना। अगर बीओडी 100% शेयर होल्डर्स हैं तो हमें ऑडिट की कोई नीड ही नहीं है बेटा। समझो इस बात को। समझ रहा है? क्योंकि हमारा जो ऑडिट है, ये जो ऑडिट हम मेनली पढ़ेंगे वो मेनली ऑनेस्टी वाला ऑडिट पढ़ेंगे बेटा, है ना? मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑनेस्टी वाला ऑडिट पढ़ने वाले हैं। ऑनेस्टी का क्या मतलब होगा?
है ना। हम जो ऑडिट पढ़ने वाले हैं वो ऑडिट मेनली कौन सा वाला है, ऑनेस्टी वाला। ऑनेस्टी मतलब कैसे, बीओडी की ऑनेस्टी, ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा क्लियरली, लेकिन मैं आपको पूरी थीम बता रहा हूँ, समझ रहे, ठीक है ना, कि शेयर होल्डर्स के पैसे का जो यूज कर रहे हैं ना बीओडी, तो वो कहाँ शो कर रहे हैं, पूरे साल ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या शेयर होल्डर कोई दखल अंदाजी कर सकता है, क्या शेयर होल्डर कोई दखल अंदाजी कर सकता है पैसे, बोले भाई, बिल्कुल भी नहीं, है ना। बस कुछ डिसीजन का OR पास करने के लिए अपन बुला लेंगे, अदरवाइज तो पूरे डिसीजन कौन ले रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ले रहा है ना। अब इन लोग दिखा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स बना करके, है ना, P&L बता रहे हैं कि देखो देखो ये इनकम कमाई हमने, ये एक्सपेंस करा। मैं अभी वर्टिकल बना रहा हूं तो उसको मत लेना है ना, टेक्निकलिटी में मत जाना अभी, ठीक है ना। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट है भाई साहब। ये कौन किसको बता रहा है, कौन किसको बता रहा है, बीओडी बता रहा है। तो वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लोगों के यूज आते हैं, मतलब हो सकता है बैंक के लिए भी लग रहा हो, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, और हो सकता है कि सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए लग रहा हो, ले रहे ना, ठीक है ना। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने बताया, ठीक है। अब या तो शेयर होल्डर्स क्या करें, चेकिंग, और या तो सीधे सीधे ट्रस्ट कर लें। अब चेकिंग करें तो शेयर होल्डर्स में फिर कैपेबिलिटी चाहिए, क्योंकि भैया अकाउंटिंग में तो बहुत तिकड़म हो सकते हैं। आपको एसेट लायबिलिटी, मैथ साइंस वालों ने शेयर खरीद हुए तो क्या करेंगे, का इस पॉइंट समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो हेलो, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ठीक है, प्रॉफिट ये लोग बता रहे हैं 1 करोड़, कैपेबिलिटी है। अब क्या होता है कि जहां पर भी जनता जनार्दन ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, वहां पर फिर कौन आ जाता है पिक्चर में, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो उनके भले का सोचने लगती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया अपन लोग ऐसे, ये अपन ने कंपनी वाला स्ट्रक्चर निकाला जिसमें कि कुछ लोग पैसे लगाएंगे, लेकिन वो लोग क्या रहेंगे, चलाएंगे नहीं बिजनेस को, बीओडी चलाएगा। तो यहां पर हमको ऑडिट जो है वो कंपलसरी करना पड़ेगा। आप रेलेवेंस समझो ऑडिट का, क्यों ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा गाइस, इसमें बताओ मुझे, कंपनी में क्यों ऑडिट कंपलसरी करना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉफिट दिखाने लग जाएंगे वो लोग, है ना। और ऑडिट कंपलसरी करके हमने बोला कि यार इसकी चेकिंग जो करवाते हैं वो अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाते हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग को लेकर के बेस्ट पर्सन है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो चेकिंग है ना, अगर उसका दायरा, स्कोप अगर अपन देखने की कोशिश करें तो बहुत वाइड है, बहुत ही ज्यादा वाइड, अरे समझ, स्कोप जो है वो बहुत ही वाइड है। लेकिन हम अपना स्कोप जो है वो मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक रखेंगे। यानी हम ऑडिट में कई सारे टाइप्स भी पढ़ेंगे और बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेजरली हम पूरी बुक में जो पढ़ रहे होंगे वो किसके बारे में पढ़ रहे होंगे, फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में, है ना। यानी कि बैलेंस शीट और P&L में जो अमाउंट्स आ रहे हैं ये सब सही आ रहे हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सिचुएशन शो कर रहे हैं वो सिचुएशन ट्रू एंड फेयर व्यू दे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देखो प्रॉफिटेबल ही रहे, ऑडिटर ये नहीं बोलेगा कि अरे तुमने लॉस का वो कमाया, और ये वैल्यू जजमेंट पास नहीं करना है ऑडिटर को। ऑडिटर को ये बताना है बस कि भैया जो इन लोगों ने ये दिखा रखा है ना ये सही है कि नहीं, ये जो अमाउंट है ना यहाँ पर, ये अमाउंट सही है कि नहीं, ये जितना भी असेट का अमाउंट दिखा रखा है, जितना भी लायबिलिटी का, जितना भी इनकम एक्सपेंस का जो अमाउंट दिखा रखा है ये सब सही है या नहीं। तो मेन काम तो ऑडिटर का यही है कि इससे एक पर्टिकुलर प्रॉफिट निकल रहा है ना। 1 करोड़ के लिए हो सकता है कि भैया 200 करोड़ का तुम्हारा इनकम हो और 199 करोड़ के तुम्हारे एक्सपेंसेस हो। अब 199 करोड़ के एक्सपेंसेस में अगर कुछ घपला है या 200 करोड़ के एक्सपेंसेस में कुछ घपला है तो ये प्रॉफिट सही नहीं है। अब ये 200 करोड़ मिलकर के बनाए, मान लो कि 25 प्रकार की इनकम से, 199 करोड़ जो है हो सकता है मिलकर के बनाओ 15 प्रकार के एक्सपेंसेस से। 15 प्रकार बहुत कम हो गए, 115 प्रकार के एक्सपेंसेस किए हैं तुमने और 25 प्रकार की इनकम है, समझ रहे।
सोच के देखो, 115 एक्सपेंसेस मतलब 115 लेजर, एक्सपेंसेस के 115 लेजर्स, गाइस समझ पा रहे हैं आप? और हर लेजर में मल्टीपल एंट्रीज, हेलो हेलो हेलो, और हर एंट्री का बेस होगा एक ट्रांजैक्शन, हर एंट्री का बेस होगा एक ट्रांजैक्शन। यानी होता क्या है, फ्लो समझो, ट्रांजैक्शन होता है, वो जाता है लेजर में, आए समझे, फिर वो जाता है कहां, फाइनेंशियल्स में, है ना। लेजर में होती है मल्टीपल एंट्रीज, है ना, फाइनेंशियल्स में होते हैं मल्टीपल लेजर्स। यानी ट्रांजैक्शंस जो है वो है तुम्हारी स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी एक सेल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल सोच के देखो, एक सेल ट्रांजैक्शन, अगर हमारा ऑडिटर ऑनेस्टी चेक करने जा रहा है, अगर हमारा ऑडिटर क्या चेक करने आ रहा है, ऑनेस्टी, समझ में आ रहा है? तो एक सेल ट्रांजैक्शन की ऑनेस्टी कैसे चेक करोगे? मान लो आपका बिजनेस फर्नीचर का है ना, तुम ऐसे समझो कि तुमने एक फर्नीचर कंपनी में पैसे लगाए हैं, तुमने नील कमल में पैसे लगाए, नील कमल लिमिटेड है मान लो, तो तुमने फर्नीचर की नील कमल लिमिटेड में पैसे लगाए हैं, समझ आ रहा है? ठीक है ना। और अभी मैं पूरे फुल ऑडिट की बात ना करके, इस कंपनी ने एक ट्रांजैक्शन किया है, एक सेल करी है, एक सेल, क्योंकि सोच करके देखो ना, कितनी सारी सेलों से मिलकर के तो टोटल सेल्स का अकाउंट बना होगा, तब जाकर के वो फाइनेंशियल्स में आया होगा, उससे प्रॉफिट निकला होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना। तो तब जाकर के एक तुम्हारा क्या बना है, सेल ट्रांजैक्शन जो है वो तुम्हारा बना है। तो एक सेल ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए अपने थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, समझ रहे? ठीक है, कि तुम कैसे चेक करोगे? तुमने इन्वेस्ट कर रखा है नीलकमल लिमिटेड में, कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स में दिखाया कि हाँ एक सेल करी है, उसने कितने की करी है, 55,000 रुपए की। क्या बेचा है उसने? अलमारी बेची है, बताओ। इनवॉइस को ही बिल बोलते हैं, तो बिल्कुल सही, बिल है या इनवॉइसेस है। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तुम समझना मेरी बात, ठीक है? तुम क्या करोगे? देखो, प्रैक्टिकली इस बात को सोचना कि जब हम जाते हैं तो हम सेटिस्फैक्शन लेवल पर काम करेंगे बेटा, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। हम काम करेंगे किस लेवल पर? सेटिस्फैक्शन लेवल पर। सेटिस्फैक्शन लेवल पर का क्या मतलब है कि हमको सच में यकीन होना चाहिए कि ये सेल हुई। क्लियर है गाइस? ठीक है ना। तो तुम जो इनवॉइसेस बोल रहे हो, ये तो ठीक बात है कि तुमने सोचा कि एक सेल में क्या डॉक्यूमेंट होता है, समझ रहा है? लेकिन तुम सोचो, अगर सच में तुम्हारे पैसे लगे हैं और कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ उसने सेल करी और तुम्हें चेक करना है, तो क्या बोलोगे उसको, कैसे चेक करोगे बताओ? स्टॉक, अब मेरी बात समझना, स्टॉक कैसे देखोगे? मतलब इसके लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि भैया पहले कितना स्टॉक था और बाद में कितना स्टॉक समझ आ रही है बात, है ना? तो ये ठीक है, मतलब स्टॉक, ठीक है, स्टॉक मूवमेंट मुझे पता लग जाएगी, ठीक है, चलो ये हो गया। और कैश बैलेंस, अच्छा कैश तो उतना शायद पता नहीं भी चले, लेकिन अगर बैंक से ट्रांजेक्शन होगा तो ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होगा। ठीक है, कैश इनकमिंग, यानी ज्यादा ऑथेंटिकेटेड क्या होगा कि अगर मान लो बैंक से ट्रांजेक्शन है तो बैंक में एंट्री हुई होगी, बैंक में पैसे आए तो बैंक रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। हाँ, उसकी मुझे क्या करना, तो समझना, मैंने पैसे कैश में बेचा, तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि बंदा ओरिजिनल है कि नहीं? पड़ता है। उल्टी बात कह रहा हूं,
तुम्हारे पास रीजन सही होना चाहिए तुम्हारी बात का। मेरी बात समझो, तुमने बोला कि भैया आईडी होनी चाहिए, मैंने बोला क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम सोच रहे हो कि नहीं, लेकिन एक तरीके से फर्क पड़ सकता है, अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो। तुम बताओ कैसे हो सकता है तुमको झूठी सेल दिखाई जा रही हो, कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है गाइस सारे लोगों को क्या चल रहा है यहाँ पर? आ रहा है समझ में, है ना? तो कैश इनकमिंग हुई है कि नहीं, है ना? बाकी हाँ देखो, जब तुम इनवॉइस देखोगे तो बस बिल है तो चलेगा, दैट्स इट। ऐसा तो इनवॉइस जब तुम उठाओगे तो इनवॉइस की जो डिटेल्स हैं वो भी तो चेक करोगे। इनवॉइस में क्या क्या डिटेल होती है बताओ, बताओ। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट बहुत सही, डेट, नेम ऑफ पार्टी बिल्कुल सही, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, अभी अपन टेक्निकल बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स नहीं अपन डिस्कस कर रहे हैं, मेजरली मतलब कि तुमको क्या लगता है, मतलब तुमको क्या क्या करना है। एडिशनल पॉइंट्स तो खैर बहुत ही सारे हो सकते हैं छोटे छोटे। हाँ, मतलब इसको अपन ऑथेंटिकेशन कह सकते हैं, ठीक है, कि वो नकली ना हो ना, है ना? सीरियल नंबर से ज्यादा वैसे होगा, है ना, कि सीरियल नंबर होगा उसमें। सोच करके देखो, सीरियल नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रैंडम कागज दे दिया तुमको इनवॉइस बता कर, तो कैसे करोगे? अरे समझ में, ठीक है ना? तो जब तुम ये सब देखोगे और सब बिल्कुल परफेक्ट निकल रहा है, मैं तुमको बताता हूँ, देखो सोचते कैसे हैं अपन, समझ रहे? तुम सोचो कि भैया नहीं लेके गया, किस दिन लेकर के गया, तुम उस दिन का सीसीटीवी भी तो देख सकते हो। मतलब मेरा पॉइंट समझो अभी, कि अगर तुमको ऑथेंटिकेट करना है ना, हम जब प्रैक्टिकली ऑडिट पे जाते हैं तो हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं अगर हमको शक है तो, ध्यान रखना, समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लो कि मुझे किसी ट्रांजेक्शन पे शक है तो मुझे विश्वास दिलाओ भाई, मेरी उस बंदे से बात कराओ जिसने की खरीदा है। अरे सुन, कौन था, किसी ने देखा है क्या इसको? कोई गवाही है? कोई गवाही दे दे कि हाँ ये खरीद करके लेकर के गया। ये बात कौन मुझसे बोल रहा? तुमने एंट्री पास करी है, किसी वर्कर से पूछवाओ, वर्कर से पूछवा दिया, उस बंदे से पूछवाओ जो लेकर के गया, सच में लेकर के गया कि नहीं लेकर के गया। मेरा पॉइंट समझ रहे हो गाइस, कि आप जा किसी भी लेवल तक सकते हो। मेरा पॉइंट समझो, मेरा पॉइंट समझो कि तुमको अगर ये सोचना है ना, तो मतलब ऑडिट प्रैक्टिकल है। जब हम प्रैक्टिकली करते हैं ना तो हम जाते हैं एक्चुअली किसी भी उसमें, मतलब मैंने एक बार, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा वैसे, हमने जापान की एक कंपनी का, मतलब ये एक कंपनी का, लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का ऑडिट किया था दिल्ली में, है ना? तो उस कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा था जापान की एक कंपनी, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो जापानीज में था। उन्होंने हमको जापानीज वो दिया था, तो हमने गूगल ट्रांसलेट से पहले उसको ट्रांसलेट किया था। शायद मैं बता चुका हूं तुम लोगों को ये बात, ठीक है? तो हमने पहले उसको ट्रांसलेट किया था, समझ, उससे हमको पता चला कि इसमें, हाँ आ रही है, ठीक है ना? तो गाइस समझ में आया मैंने क्या बोला? हेलो हेलो हेलो, कि आप एक्चुअली में जा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको सेटिस्फेक्शन किससे आ रहा है, इसका मतलब, ठीक है ना? अच्छा, तुम ये तय कर सकते हो क्या कि ये एक सेल को, ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए कितनी चेकिंग करूं मैं? मतलब कि ये चीज ऐसे नंबर्स में डिफाइन हो सकती है कि कितने वाउचर चेक करने हैं। वाउचर मतलब कितनी डिटेलिंग, कितनी सपोर्टिंग चेक करनी है मुझे, कितनी चीजें चेक कर लो तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी कि एक शब्द में अगर अपन बोले तो ऑडिट सब्जेक्टिव है ना? इस बात का ध्यान रखना कि ऑडिट में आप सब्जेक्टिव चेकिंग ही करोगे, यानी यहां पर ये मैथ्स जैसा नहीं होगा कि भैया आपने 6 चीजें चेक कर ली तो हो जाएगा और 5 करी तो नहीं होगा। हो सकता है 4 में सेटिस्फेक्शन हो जाए, हो सकता है 40 चेक कर ली फिर भी नहीं आए। ऑडिट में बेटा हमको चाहिए होता है रीजनेबल अश्योरेंस,
क्लियर है गाइस? हमको क्या चाहिए होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। और ये रीजनेबल जो है वो सब्जेक्टिव है। गाइस आप पॉइंट समझ पा रहे हैं मैं एग्जैक्टली क्या रहा हूं? रीजनेबिलिटी को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो ऑडिट में हम क्या ऑब्टेन करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब भरोसा। ऑडिट में आपको दो तीन चीजों पे काम करना है। एक, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए, ठीक है। दूसरा, आप उसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर पाओ, है ना। सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिख पाओ, दोहरा पाओ, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्निकल वर्ड्स आप यूज कर पाओ। देखो, अगर एज इट इज लिख पाओगे तो फिर तो बात ही क्या है। आ रहा है समझ में? तो मैं मॉड्यूल इसलिए कर रहा हूँ रेफर, क्योंकि मॉड्यूल से एज इट इज सजेस्टेड आंसर में आ रहा है। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं मॉड्यूल से ही रेफर करा दूं, नहीं तो मैं बुक रेफर करता था प्रॉपर एक ऑथर की। आ रहा है समझ में? तो मैं इसमें वही कर सकता हूँ। तो उसके लिए नोट्स इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो अपन प्रॉपर बनाते चलेंगे। क्लियर है? जिनको अपन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। अगेन फिर क्वेश्चन आंसर्स तो है ना। क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस जो है वो अपन प्रॉपर करते चलेंगे। एज इट इज टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। प्लस इसमें एक जो दिक्कत मैंने ओवर द पीरियड महसूस की है, ठीक है ना, एक जो दिक्कत मैंने ओवर द पीरियड महसूस की है वो ये है कि ना, मतलब इसमें नॉलेज बेस्ड अगर चीजें लिख करके आओ ना, तो कई बार एग्जामिनर के ऊपर से निकल जाती है। समझ में आ रहा है? मतलब हमको यहाँ पर पहले दिन से जब हम कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, उसके बाद हमको थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच पे आना पड़ेगा। एग्जाम अप्रोच क्या कहेगी? एग्जाम अप्रोच ये कहती है कि भैया आपको ना मतलब कि बुकिश थोड़ा सा चलना पड़ सकता है। समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समझो भी बुकिश, ठीक है ना। हम लोग समझ सब लेंगे, लेकिन जब आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन की बारी आएगी तो थोड़े से बुकिश हो जाएंगे। मतलब कि हो सकता है कि रीजनेबल एश्योरेंस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास पूरी दुनिया है, मतलब हम पूरा निबंध लिख सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक पैराग्राफ में इसको लेकर के आए, और हम कोशिश करेंगे कि उस एक पैराग्राफ में जनरली वही चीजें हैं जो हमारी बुक में लिखी हूं। इससे हमको मार्क्स जनरेट हो जाएंगे। बाकी रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग समझने के लिए मैं एक पैराग्राफ से आपको सीमित करने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है गाइस? हेलो 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 गाइस, ठीक है ना। चलो, ठीक है। तो अब आप इस चीज को नोटिस करो कि आपके पास कई सारे वाउचर होते हैं और एक ट्रांजैक्शन को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। समझ आ रहे हैं? तो कितने सारे लेजर्स होते हैं एक बड़ी एंटिटी में, हजारों लाखों की तादाद में ट्रांजैक्शन होते हैं। कितने बड़े फाइनेंशियल्स होते हैं। उसके बाद फिर मतलब फाइनेंशियल्स में मल्टीपल लेजर्स का भी ग्रुपिंग कर दी जाती है। जैसे अगर मान लो फाइनेंशियल्स में तुम्हें दिख रहा है करंट एसेट, उसमें एक दो चीजें आ रही हैं, और उसमें भी पता नहीं कितने सारे लेजर्स, और हर एक लेजर में पता नहीं कितनी कितनी सारी एंट्रीज। और वन लेवल पे जाऊं तो सोच करके देखो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कितनी सारी ब्रांचेस, हर एक ब्रांचेस के ट्रांजेक्शन। मतलब तुमने जियो का फोन लिया, आ रहा है समझ में? तुमने जियो का कनेक्शन लिया, सिम ली, ठीक है ना। तो तुमने एक्चुअली जियो कंपनी को कंट्रीब्यूट किया, इट्स अ ट्रांजेक्शन। आ रहा है समझ में? तुमने एक रिचार्ज कराया, इट्स अ ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने ट्रांजेक्शन होंगे, समझ में आ रहा है? इंडिया लेवल पर हर एक ट्रांजेक्शन का ऑडिट हो सकता है, लेकिन हर एक का नहीं हो सकता। मतलब समझना है क्या बोला मैंने? कि अगर मेरे को किसी एक ट्रांजेक्शन को चेक करना है तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं सारे तो नहीं कर सकता थे। यानी ऑडिटर की चेकिंग 100% तो नहीं हो सकती कभी भी। 100% चेकिंग पॉसिबल है? बताओ, 100% चेकिंग पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक बार वॉल्यूम सोचो किस हद का है। क्लियर है ना? ठीक है ना। तो अभी मैं तुमको लेकर के चला गया बिल्कुल डेप्थ लेवल पर एक सिंगल ट्रांजेक्शन की चेकिंग, है ना। लेकिन अब जब स्टार्ट हो रहा है तो हमको इसमें समझना पड़ेगा ब्रॉड लेवल। समझ रहा है कि चलो फाइनेंशियल्स का ऑडिट होता है, ऑडिटर ऑनेस्टी चेक करने आता है, ऑडिट एज ए सब्जेक्ट या ऑडिटिंग होता क्या है। तो एक्चुअली में ये डेफिनेशन बहुत बाद में बनी बेटा, ऑडिट बहुत पहले चालू हो गया था। समझ रहा है? और वो चालू हुआ था उस डेप्थ से। समझ रहा है? जब चीजें बढ़ती गई, बहुत सारी होती गई, तो ऑडिट बहुत सारी चीजों को कवर करने लग गया, और अब हम उसको फॉर्मली पढ़ रहे हैं।
आ रहा है समझ में? तो जब अपन इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर लेगा। क्लियर है? तो ये है ब्रॉड डिस्कशन की क्या क्या एरिया ये कवर करता है, लेकिन अपने दिमाग में इन चीजों को अपन थोड़ा थोड़ा सा रखेंगे, है ना। मैं इनमें से जो भी डिस्कशन कर रहा हूं इससे रिलेट करता जाऊंगा चीजों को, समझ रहा है? तुम इतना समझ लो कि ऑडिट आज की डेट में बहुत टेक्निकल हो गया है और बहुत बारीक बारीक जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ऑडिट एक अलग सब्जेक्ट क्यों बन गया? अलग सब्जेक्ट तो छोड़ो, तुम्हारा आईपीसीसी में भी एक अलग सब्जेक्ट है ये, और फाइनल में भी एक 100 नंबर का पूरा अलग सब्जेक्ट है। समझ आ रही है गाइस बात कि ऑडिट पूरा एक सब्जेक्ट 100 नंबर का फाइनल में भी है, क्योंकि चेकिंग की इंतहा नहीं है। आ रहा है समझ? हर एक चीज के प्लस भी है माइनस भी है, हर एक चीज में फॉर में भी आपको चीजें मिलेंगी, अगेंस्ट में भी चीजें मिलेंगी। हमको हमेशा चलना पड़ेगा किसमें? मोस्ट पॉपुलर, मैक्सिमम, रीजनेबल में चलना पड़ेगा कि ज्यादा कोशिश, मतलब ज्यादा क्या करें। क्लियर है? ठीक है ना। चलो, ऑडिट एक और रीजन है कि ऑडिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ओरिजिनेशन का मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन एक्चुअली में ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, कि सबसे पहले स्टेट ऑडिटर होते थे और उनसे कन्वर्ट होकर के उनको पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया गया, और तब 1949 में इंस्टीट्यूट जो है वो बना था। क्लियर है गाइस? है ना। तो प्रैक्टिकली समझना बहुत जरूरी है। और हर व्यक्ति, ऑडिट तो ऐसा है ना बेटा कि 99% लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं ना, वो अपनी आर्टिकलशिप या किसी ना किसी तरीके से ऑडिट में इन्वॉल्व होते ही। समझ में आ रहा है? तो ऑडिट तो आपको इससे पहला पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा समझ लो। चलो, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं क्या इंफॉर्मेशन देखने वाला हूं फाइनेंशियल के लिए, वो बिल्कुल सीमित नहीं है कागजों तक। मैं सच बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज की जब मैंने बात की, समझ रहा है, किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, कोई कागज देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, किसी की बातें सुन रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वो सब काम का है, इंडिपेंडेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा चेकिंग करने वाला कौन होना चाहिए, बताओ सर। आपने देखा, ऑनेस्टी की चेकिंग है, बीओडी और शेयर होल्डर। बीओडी की ऑनेस्टी चेक कर रहे हैं, हाँ या नहीं? तो क्या कोई ऑडिटर हम ऐसा चुने जो बीओडी की पहचान का हो? तो कैसा होना चाहिए हमारा ऑडिटर, कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पे बहुत डिस्कशन होगा, आगे करते हैं अपन। आ रहा है समझ में? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, प्रॉफिट हो लॉस हो इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, यहां पर लीगल फॉर्म भी बोल रहा है क्योंकि ऑडिट की डेफिनेशन बता रहा है। मैंने अभी आपको मेनली कंपनी बताया है, लेकिन ऑडिट हो तो किसी भी चीज कर सकता है ना। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनी, ऑन दी अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओ नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर चेकिंग करता है, ऑडिटर चेकिंग करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर के, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन देता है। देखो, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? रीजनेबिलिटी है। चलो अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समझ रहे? ठीक है, एक कंपनी है जिसने फाइनेंशियल्स बनाए, समझ रहे, उसका प्रॉफिट जो था वो दिखा रहे थे है ना 1,10,05,98। अरे समझ। और इस कंपनी में एक बंदे ने, जो अकाउंटेंट था, उसने डेप्रिसिएशन जो है वो गलत लगाया हुआ था 500 रुपए से, यानी 500 रुपए कम डेप्रिसिएशन लगाया था। बताओ गलती है कि नहीं? गलती है ना। एक्चुअल प्रॉफिट तो ये था, लेकिन इन लोगों ने तो ये दिखा दिया, है ना। 1,10,98 था, लेकिन इन लोगों ने कितना दिखा दिया? 1,10,598 बेटा। डेप्रिसिएशन कम दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ा गया।
अब बताओ, और ऑडिटर नहीं पकड़ पाए, चलो अब बताओ क्या करें? जेल भेजें ऑडिटर को? बोले नहीं, कैसे ऑडिटर हो तुम? पॉइंट समझ रहे हो? लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ कि ये तुम ये 500 रुपए का तो ये पकड़ नहीं पाए, क्या पता और गलतियां की हो तुमने? आप पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो 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 गाइस, है ना? सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर सिर्फ ये गलती है तो क्या ऑडिटर को माफ किया जा सकता है? कर सकते हो ना? अच्छा, ऑडिटर कह रहा है मैंने छोटे छोटे आइटम देखे ही नहीं, उस चक्कर में ये निकला ही गलती, ये चलेगा क्या? चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है, क्योंकि बहुत छोटे मटेरियल आइटम्स समझ आ रहा है, कुछ कुछ देखते हैं, कुछ कुछ नहीं देखते हैं। आ रहा है समझ? अभी अपन पढ़ेंगे तो तुम्हें समझ में जाएगा। बेसिकली 500 रुपए की गलती माफ है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो 100% चेकिंग नहीं करता। ऑडिटर ना, समझो, ऑडिटर पूरे फाइनेंशियल्स पर अपना ओपिनियन देगा बेटा, कि उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। यानी ये सिर्फ 500 रुपए की मिस्टेक है, तो क्या ऑडिटर बोलेगा ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं बोलेगा? बताओ, क्या वो बोल सकता है फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर है या नहीं बोल सकता है? बताओ, बोलो भाई। बोल सकता है ना? यानी आप इस बात को समझो कि गलती होने के बाद भी, ठीक है, गलती होने के बाद भी मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रू एंड फेयर, क्योंकि मैं सिर्फ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखूंगा। बोलो गाइस, क्लियर है? क्या चीज? हाँ, मैंने अभी अजम्पशन लिया कि यही 500 रुपए की टोटल मिस्टेक है। टोटल मिस्टेक 500 रुपए की है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है बेटा, है ना? तो हम ऑडिटर से लेते हैं ओपिनियन, ठीक है ना? इसलिए यहां पर क्या नहीं लिखा हुआ है, यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि ऑडिटर सर्टिफाई करता है। यहां पर टेक्निकल वर्ड्स का आप थोड़ा सा वो समझे कि अगर ऑडिटर ये बोल देगा ना कि सर्टिफाई कर रहा है, वो सर्टिफाई कर रहा है, किस बात को सर्टिफाई कर रहा है? तो भैया सब सही है, तो फिर क्या होगा? फिर तो लफड़ा हो जाएगा। सर्टिफाई नहीं कर सकता है बेटा ऑडिटर। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि सर्टिफाई में बहुत एग्जैक्ट हो जाता है, फिर छोटी छोटी मिस्टेक भी बहुत वो हो सकती है। क्लियर है? तो सर्टिफिकेशन तो नहीं हो पाएगा, ओपिनियन देगा। इसलिए बहुत ध्यान से बना है ये, मतलब बहुत धीरे 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 करके इस लेवल तक पहुंची है चीजें। आ रहा है समझ में, है ना? The person conducting this task should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody. यानी उसका मेन पर्पस है कि फाइनेंशियल्स पढ़ करके किसी के दिमाग में गलत पिक्चर न जाए, यानी कि हम गलतियां एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलतियां भी चल जाएंगी हमको, बस कोई मिसलीड नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल से। इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। तो ऑडिटर ही यहां पर कौन है? ऑडिटर। तो ऑडिटर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि भाई अकाउंट्स जो हैं विद रेफरेंस टू एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स में एंट्री है उस हिसाब से फाइनेंशियल्स बने हैं, है ना? यहाँ अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल्स बोल रहा है ना? फाइनेंशियल्स जब मैं बोल रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूँ पीएनएल बैलेंस शीट की। समझ में? फाइनेंशियल्स मतलब कि पीएनएल बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। तो जो एंट्रीज हुई है वो ट्रांजेक्शन के बेस पे हुई है, और जो एंट्रीज हुई है उसके बेस पे फाइनेंशियल्स बने, और मैं ओपिनियन किस पर दे रहा हूँ बेटा? फाइनेंशियल्स पर। तो फाइनेंशियल्स एंट्रीज से मैच कर रहे हैं। दूसरा, एंट्रीज जो है उसके प्रॉपर एविडेंस है, और वो एविडेंस कैसे हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अपन लोग टर्मिनोलॉजी जो है वो धीरे धीरे सेट करते जाएंगे, समझ रहे हैं? जैसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ये यूसेज वाली बात है, आपको इसी तरीके से बोलना पड़ेगा। जैसे आप इसके लिए कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, मोर एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस, अरे समझ, ठीक है ना? गुड एविडेंस। लेकिन आप क्या यूज करने वाले बेटा? एग्जाम में भी आप क्या यूज करने वाले? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। आ रहा है समझ में? क्लियर है? क्योंकि ये टेक्निकल एक्सप्रेशन है, समझ रहे? ये ऐसे ही चलता आया है। क्लियर है गाइस? ठीक है ना? फिर क्या बोल रहा है? नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड। कोई एंट्री छोटी नहीं है। तो आप लोग अब क्या करेंगे? आप लोग उसकी समरी बनाते जाएंगे, समझ रहे? ठीक है ना? तो ये
मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे हैं आपके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बने फाइनेंशियल्स। दूसरा, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। तीसरा, कंप्लीशन, मतलब नो ओमिशन, नो एंट्रीज ओमिटेड। अपन एक एक चीज ना मल्टीपल टाइम्स अलग अलग व्यू में पढ़ेंगे अपन, है ना, ठीक है ना। मैं अभी बस याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक एक वर्ड या दो दो वर्ड के इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, तो क्लियर इन्फो, है ना, ऐसे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, इसका मतलब कि सही अकाउंट में एंट्री हुई है। सही अकाउंट में मतलब इसको सिंपल क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। प्रॉपर क्लासिफिकेशन, ये आपकी साइड हेडिंग हो गई याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे, है ना। एज पर एस, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, ये आपकी साइड हेडिंग हो गई। समझने के लिए क्या है कि भैया देखो, कोई फिक्स्ड एसेट है तो वो फिक्स्ड एसेट में ही जाए, एक्सपेंस के तौर पर ना हो जाए। जो डाइसी चीजें हैं, जैसे मान लो कि असेट खरीदा बाहर से, तो जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो किसी ने पीएमए में डाल दिया, और अगर मान लो कि वो कैपिटलाइज होना था, आ रहा है समझ में गाइस, तो वो सारे ट्रीटमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन क्लियर है गाइस। और स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जनरली ये बेटर होता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलो। ऑडिट में एक चीज याद रखना, समझ में आ रहा है, कि आपको थोड़ा सा चमकोली मारनी, समझ में आ रहा है। चमकोली मतलब कि जैसे होता है ना, मेरा एक दोस्त है ना, तो स्कूल टाइम से वो क्या करता था कि रोज एक नया वर्ड सीखता था, समझ में आ रहा है। एक दो नए वर्ड ऐसे सीखता था बहुत हाई फाई टाइप के, और उनको फिर वो हर जगह यूज करता था, समझ में। हम लोग उसके बहुत मजे लेते थे। लेकिन कुछ जगह पे पता क्या होता था, अगर मान लो कि हमारे साथ वो जा रहा है ना किसी बड़ी जगह पे या किसी ऐसी जगह पे कि कोई अनजान है, अरे सुन, तो भाई साहब उसका एक इम्प्रेशन ही अलग होता था। मतलब लोग समझते थे कि भाई साहब क्या इंग्लिश है इसकी, समझ रहे, सिर्फ क्यों, क्योंकि वो अपने जो सीखे हुए दो तीन वर्ड है वो सेंटेंस में यूज कर रहा है। हम लोग दिन भर साथ में रहते हैं तो हमको पता है कि यार पगला रहा है, यही वर्ड यूज कर रहा है। लेकिन वो बंदा जो पहली बार सुनता था तो उसको बहुत जबरदस्त लगता था। तो इसीलिए हो सकता है कि आप ये वर्ड यूज करो या ऐसे हो तो अजीब लगे आपको खुद को, लेकिन एग्जामिनर को इसी में मजा आएगा। ऑडिट में ये चलता है, मतलब ऑडिट में यही जरूरी होता है कि जिसके आंसर्स में टेक्निकल वर्ड्स होंगे, इस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, समझ। आपको बस आपको अपने सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड्स इसके टेक्निकल डाल दो बस, है ना। यानी कि ये जो पढ़ रहे हैं आपको पूरा याद नहीं करना है, आप इसको समझ लो। आप इसको समझ गए साइड हेडिंग से, है ना। जब साइड हेडिंग का आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे तब अगर आप या तो साइड हेडिंग टेक्निकल वर्ड्स की बना लो, लेकिन फिर याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो तो उस पैराग्राफ में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए, अरे समझ, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्लियर है गाइस, हम दोनों बातें कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट की और एक एग्जाम की। बोलो यहां तक का समझ में आया? एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन आपको समझ में आया? क्लियर है ये, ठीक है ना, ठीक है। अब है ना, ये हैंग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑडिट का मकसद क्या है। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है क्या होते हैं? क्या होते हैं, मतलब क्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों होते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मल्टीपल वे में ट्रीट हो सकता है, तो उसके लिए एक सिंगल रूल तय कर देना ताकि अकाउंटिंग यूनिफॉर्म रहे। ताकि एक बंदा बोल रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, दूसरा बंदा भी बोल रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, लेकिन दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो सकता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मतलब अगर मान लो कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है अकाउंटिंग में, तो एक बंदा 2 लाख का प्रॉफिट और उसका एक्चुअल गलत एंट्री नहीं है, किसी ने गलत नहीं की, लेकिन ट्रीटमेंट डिफर कर दिया। यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ना होने के कारण एक बंदा बोल रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, वो मेरे हिसाब से भी 2 लाख का है, लेकिन दूसरा बंदा 2 लाख बोल रहा है तो उसके हिसाब से 2 लाख है और मेरे हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख निकलेगा। तो ऐसे में फिर क्या होगा कि प्रॉब्लमैटिक है। इसीलिए ऑडिट की भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऑडिट की यूनिफॉर्मिटी क्यों चाहिए? क्योंकि किसी की तो भैया बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, किसी किसी की कम हो रही है। तो हमने क्या बोला कि यार सिंस ये चीजें सब्जेक्टिव हैं,
समझ में आ रहा है? ऑडिट बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है भैया कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी ये है कि हम ये तय करें कि मिनिमम इतनी चेकिंग तो हो जानी चाहिए, फिर ज्यादा करना है वो ऑडिटर की मर्जी, क्योंकि हम यहाँ पर शेयर होल्डर के बेनिफिट के पॉइंट से बात कर रहे हैं। तो जितने भी ये स्टैंडर्ड और लॉज में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंस्टीट्यूट ने बड़ा सारा मटेरियल इशू कर रखा है इस पर, गाइडेंस नोट्स लेकर के सब चीजें, समझ में आ रहा है? जिसमें क्या चीजें तय हो रही हैं कि भाई कम से कम कितनी चेकिंग आप करेंगे। बोलो भाई, समझ आया क्या बोला? ऑलमोस्ट हर चीज ऑडिट के बारे में, ऑलमोस्ट हर चीज, जैसे ऐसे 200 का नाम है, देखो क्या, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आ रहा है समझ में? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? रास्ता तय करने के पहले आपको मंजिल तय करनी पड़ेगी, अदरवाइज रास्ता हमको कहाँ लेकर के जाएगा? समझो, आपको अगर मान लो किसी एंटिटी में भेज दिया जाए और बोले जाओ ऑडिट करो, समझ आ रहा है? अभी तो मैंने आपको बता दिया फिर भी फाइनेंशियल, समझ आ रहा है? अब जा करके वहां तुम गए तो तुमको पता ही नहीं है अगर कि क्या चेक करना है, समझ आ रहा है? तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यार चलो फ्रॉड तो नहीं चेक करना मुझे, तो तुम जा करके पूछोगे, सवाल पूछोगे, बुक्स देखोगे, तुम उसका कुछ सबूत तुमने मांग लिया। लेकिन अब हम तुमको बोलें कि भैया तुमको ये चेक करना था कि काम ढंग से चल रहा है कि नहीं, काम ढंग से चल रहा है कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? आ रहा है समझ में? कि भैया जो डिसीजंस लिए, चलो मैनेजमेंट ने जो डिसीजंस लिए, क्या वो और बेटर डिसीजंस ले सकता था? मतलब स्कोप ही खत्म नहीं होगा। अगर मैंने तुमको ऑब्जेक्टिव नहीं दिया ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करनी है, तो जिंदगी भर चेक करते रह जाओगे, लेकिन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंगे तो हम ये तय कर सकते हैं फिर कि क्या चेक करना है और क्या चेक नहीं करना है। आया समझ में बेटा कुछ? बहुत बढ़िया, समझ रहे? मैं तुमको ये थोड़ी बोलूंगा कि भैया लैपटॉप का बिल ही चेक करो, समझ आ रहा है? लेकिन अगर लैपटॉप खरीदा है तो बिल तो होगा, समझ रहा है? मैं तुम्हें ये तो बोल सकता हूँ कि बिना बिल के मत चेक कर लेना। कोई बोल रहा हाँ मैं देख करके आया लैपटॉप, दिख तो रहा था वहां पर, आ रहा है समझ में? एक एंटिटी बोल रही मैंने लैपटॉप खरीदा, उसने बोला कि दिखा दिया उन लोगों ने मुझे, तो हम कह रहे हैं नहीं भैया बिल तो चेक करना ही करना है आपको। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये भी डेप्थ वाली बात है, इसमें तो और ब्रॉडली लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ऑडिट, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। टेक्निकल वर्ड्स जो हैं आपको वैसे भी मल्टीपल टाइम्स दिखेंगे यहाँ पर, जो आपको यूज करने ही करने हैं, है ना? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा, अभी शुरू में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आएंगी, एकदम एकदम खूब सारे कॉन्सेप्ट सेट करेंगे, धीरे धीरे आप उसमें स्ट्रीमलाइन हो जाओगे, क्योंकि फिर आगे जैसे अपन बढ़ेंगे ना 3-4 चैप्टर के बाद, तो वो सारे जो शब्द हैं वो वही वही रिपीट होने लगेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू में हो सकता है कि 1-2 चैप्टर में बहुत दिक्कत जाए, लेकिन उसके बाद चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो रीजनेबल अश्योरेंस लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है इसमें क्या है? अगर मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊं, ये बनाया जिस पर्पस से है, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली जैसे भी होता है, ये बनाया किस पर्पस से कि भैया मुझे भरोसा आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। और यहाँ पर मटेरियल वर्ड जो है वो बता रहा है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं देख रहा हूं मैं, कोई बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए। बड़ी गलती किससे रिलेट करेगी कि भैया फाइनेंशियल देख करके कोई गलत डिसीजन ना ले जाए, उसको कहीं ये ना लगे कि ज्यादा प्रॉफिट है जबकि एक्चुअल में कम प्रॉफिट है। आ रहा है समझ में? मतलब कि छोटी मोटी गलती में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भी मैंने तुमको जो एग्जांपल दिया उसको लेकर के याद करो, समझ रहा है? कि 1,05,000 और 1,00,000 में कोई अंतर नहीं है, 1,05,000 और 1,00,000 में कोई अंतर नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट इवन आफ्टर कि वो गलती पता लग गई है? बताओ, मैं बोल सकता हूं ना? हाँ, क्योंकि ये 500 रुपए मटीरियल नहीं है, ये 500 रुपए मटीरियल नहीं है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो रीजनेबल एश्योरेंस लेने के लिए ऑडिटर को खुद में ये भरोसा आ जाना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बड़ी गलती नहीं है। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द एसेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो तुम्हारी जो भी फाइंडिंग होंगी उनको रिपोर्ट करना है, समझ में आ रहा है? ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, है ना? और दूसरा क्या है? रिपोर्टिंग।
आ रहा है समझ में? क्लियर है गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ठीक है। स्कोप ऑफ ऑडिट, क्या बोल रहा है स्कोप में? अब समझो स्कोप, स्कोप क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है? क्यों? एक होता है कि स्कोप क्या होता है, सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्कोप, मैं क्या स्कोप है वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं क्यों स्कोप है वो पूछ रहा हूं, है ना? हाँ, तुम बता रहे थे कुछ, चरणदीप बताओ। बहुत बढ़िया, सही समझे हो तुम। हाँ, और कोई? अक्षय कुछ बोल रहा था शायद। भटक जाएंगे अपन, पॉइंट समझ रहे हो? भटक जाएंगे हम, मतलब मेन उसमें रहना है तो आपको स्कोप तय करना पड़ेगा, नहीं तो चेक करते करते कहीं और निकल जाएंगे अपन, मेन पर्पस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारे पास ना टाइम की, वक्त की और पैसे की लिमिटेशन है। चेकिंग में भी पैसे लगते हैं, जितने दिन हम लोग ऑडिट करते थे ना क्लाइंट प्लेस पे, उतने दिन दावतें उड़ाएंगे हम लोग, समझ आ रहा है? ठीक है, क्योंकि रोज का खाना कहाँ से आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, घर से तो लाएंगे नहीं ना अगर क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं। क्लाइंट का खाना देता है, ये तो ये परंपरा है, मतलब अरे समझ, तो वो बढ़िया कोई भी होटल है ना, बड़ी से बड़ी या कोई भी है, वहां पर ऑडिट कर सकते, वहां पर ले जा करके वो खाना खिलाते थे। जैसे आउटसाइड गए हम लोग, मुंबई गए हैं या तो फिर लोकल गुड़गांव में ही करते थे तो भी, है ना, तो बहुत जगह था ऐसा, है ना। एक बार मैंने बताया था, तुम मेरे को याद आ जाता है वो, है ना, एकदम ऐसे खाने का टाइम भी हो रहा है ना इसीलिए। चलो ठीक है, देखो भाई क्या बोल रहा था, फॉलोइंग पॉइंट्स मेरे कंसिडरेशन इन रिगार्ड टू स्कोप, ठीक है। ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स, cover all aspects of the enterprise relevant to financial statements। यानी हमारा स्कोप किससे तय हुआ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना? क्लियर है कि इसके इर्द गिर्द घूमना है हमको। फिर हमारा स्कोप क्या है? ओपिनियन फॉर्म करना है, समझ आ रहा है? ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड कि भैया जो इंफॉर्मेशन है ना इस रिकॉर्ड में, ये सब रिलायबल है, जो डेटा है वो रिलायबल है, समझ आ रहा है, और सफिशिएंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। मतलब एक तरीके से तुम बोलो कि ऑडिटर चेकिंग करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जाकर के बोलेगा कि भाई सही बनाए तुमने, समझ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी गलती नहीं है, जो तुम दिखा रहे हो वैसा ही है, मतलब पिक्चर हमने भी चेकिंग कर ली है, समझ रहा है, जितना तुम बोल रहे हो मोटा मोटा वही दिख रहा है, मतलब समझ आया क्या गाइस? क्लियर है ना? फिर क्या बोल रहे हैं, इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement subject to statutory requirement where applicable। मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऑडिटर शुड डिसाइड whether the relevant information, रीड करो इसको। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, हम क्या तय कर रहे हैं? स्कोप। कौन सा पॉइंट? मैंने थर्ड पॉइंट पूछा था ना तुम लोग से, थर्ड था ना? हाँ, तो सुनो, ये ना आपको ना क्या करना है, जैसे ये स्कोप है तो स्कोप की साइड हेडिंग्स बनानी है आपको, समझ रहे? तो इसमें पहला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड डेटा, दूसरा है फॉर्मिंग एन ओपिनियन, है ना, और तीसरा है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लीगली रिक्वायर्ड है ना, सेक्शन 133 कंपनीज एक्ट का। क्लियर है क्या गाइस? हाँ, ठीक है ना। तो अपन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जब बोलेंगे तो अपना एरिया कवर हो जाएगा, यानी ऑडिट को लेकर के कानून ने जो बोला है ऑडिटर को कि ये कर लेना, वो करना पड़ेगा। ये मेरा स्कोप है, मैं ये तय कर रहा हूं भी कि मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे वो सब कुछ करना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग के लिए लगता है, समझ रहा है? तो इधर उधर नहीं भटकना, समझ रहा है? तो मैं एक बिल्कुल तुमको बहुत जबरदस्त एक
कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आ रहा है समझ में, जिससे तुमको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि मेन काम ऑडिटर का क्या होता है और सब्सिडरी काम क्या होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कंपनी ने, समझना, कंपनी ने कुर्सी खरीदी, आ रहा है समझ में। अब मैं ऑडिटर हूं तो मेरा मार्केट का नॉलेज भी है ना, समझ रहे। कंपनी ने वो कुर्सी खरीदी 50,000 रुपए की, समझ रहे। अब मैं मार्केट में गया था और मैंने भी वैसी कुर्सी देखी थी, लेकिन मैंने देखा कि यार वो कुर्सी एक जगह पे 40,000 रुपए की मिल रही थी। आ रहा है समझ में। कंपनी ने कितने की खरीदी बेटा? 50,000 रुपए की। कंपनी ने कितने की कुर्सी खरीदी? 50,000 रुपए की। आ रहा है समझ में। और मार्केट में अवेलेबल है वो कितने में? 40,000 रुपए में। समझ आ रहा है। यहां पर ऑडिटर का रोल कैसा होगा? अगर मैं सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिटर की बात करूं मेनली, तो ऑडिटर का रोल कैसा होगा? ऑडिट, हमने ने गलत किया, ऑडिटर इस बात पर ओपिनियन देगा? नहीं देगा। मान लो 10,000 रुपए सब्सटैंशियल है, मान लो, तो ऑडिटर ओपिनियन देगा नहीं देगा इस बात पर? पता है ऑडिटर किस चीज के लिए जा रहा है? मैंने पहले तुमको वर्ड लिख करके बताया था, ऑनेस्टी। बिजनेस लॉजिक तुम नहीं बताओगे, समझ रहे। तुमको ये चेक करना है कि भैया वो एक्चुअल में 50,000 की थी या नहीं थी। कंपनी ने क्या सच में उसको 50,000 रुपए का खरीदा? आ रहा है समझ में, ठीक है ना। मतलब क्या ऐसा है कि मार्केट में कि भाई उन्होंने कुछ एडिशनल कुछ करवा करके लिया हो या कुछ? 50,000 रुपए में ली जा सकती है ये कुर्सी या नहीं? हाँ ली जा सकती है। मतलब पॉइंट समझ रहे हो? फिजूल में महंगी नहीं ले रही भाई। 4 जगह पता करते तो तुमको 40 की पड़ जाती। तो मैं बिजनेस सिखाने नहीं जा रहा हूं उनको, मैं ऑडिटर हूं। मैं उनको ये नहीं बोलूंगा कि अरे यार थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, सस्ती पड़ जाती। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे। ऑडिटर ये नहीं बोलेगा कि तुमने 40 की कुर्सी 50 में क्यों ली। वो ये जरूर बोल सकता है कि तुमने 50 की ली या नहीं ली। ये ऑडिटर की जिम्मेदारी में है कि वो तुमने 50 की ली तो दिखाओ डॉक्यूमेंट्स की, क्या तुमने सच में ये खरीदी, क्या ये 50 की ही है जो तुमने ली। समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन तुमने 50 की क्यों ली? थोड़ा सा ढूंढते 40 की भी मिल जाती। बिजनेस लॉजिक पे कमेंट करने नहीं जा रहा हो, वो उनकी मेहनत पे नहीं बोलेगा। एट द सेम टाइम हर जगह 40 की है, ये जरूर चेक कर लेगा ऑडिटर की कहीं 40 की कुर्सी 50 की तो नहीं दिखाई। मेरा पॉइंट समझ रहे हो गाइस? समझ आ रहा है ना। तो ये मेन बात है, ठीक है ना। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी बताई तुम लोगों को, है ना। तो ऑडिटर असेसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये है साइड हेडिंग के लिए, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना। बाय मेकिंग द स्टडी एंड एवेल्युएशन ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। यानी अब देखो, अब मेरा स्कोप थोड़ा सा बढ़ा। मेरा स्कोप मेनली फाइनेंशियल वो है, समझ, लेकिन मैं थोड़े इंटरनल कंट्रोल्स देखूंगा। आ रहा है समझ में। मैं थोड़े इंटरनल कंट्रोल्स देखूंगा। मैं तो ये जरूर देखूंगा कि क्या कंपनी कोशिश करती है सस्ता चीजों को लेने की। समझ आ रहा है गाइस मैं क्या कह रहा हूं आपको? क्या कंपनी कोशिश करती है कि सस्ती पड़ जाए उसको चीजें? तो उसके लिए क्या सिस्टम बना रखा है कि कंपनी ने ये बना रखा हो सिस्टम कि भैया जब भी कोई कुर्सी लेने जाएंगे कोई भी फिक्स सेट तो 4 जगह से पता करेंगे। समझ आ रहा है। तो मैं सिस्टम करूंगा क्योंकि बात एक कुर्सी की नहीं है, समझ आ रहा है। ये बात है कि अगर कंपनी के पास सिस्टम है तो भी अगर महंगी आ रही है तो दिक्कत कहां कहां हो सकती है मुझे नहीं पता। देखो समझो, मैं एक एंटिटी का ऑडिट करने अगर जा रहा हूं तो मुझे क्या पता कि उन लोगों ने फ्रॉड कर रखा है या मैनिपुलेशन कर रखा है अकाउंट्स में, समझ रहा है। मैं तो चेक करते करते हिंट्स के थ्रू शायद किसी फ्रॉड तक पहुंच जाऊं, या तो फिर सब सही है तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। समझ आ रहा है। तो यहां पर मेरे स्कोप में सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं वाउचर आउचर देख करके आ जाऊं, समझ रहा है। मैं उनके थोड़े से सिस्टम्स भी देखूंगा। देखो समझो, ठीक है ना। इसको अपन ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, कि मैं जब एक एंटिटी में जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं अकाउंट्स तो देखूंगा कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, इस पे मेरे को ओपिनियन देना है। मेरे को इस बात पे ओपिनियन देना है कि फाइनेंशियल्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो ठीक है, मैं जितना जो भी बिल मांग रहा हूं वो ला करके दे रहे, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। समझना, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है यहां पर। मैं जितने बिल मांगता जा रहा हूं ना,
तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ के देता जा रहा है। मैं जितने बिल मांग रहा हूं, मतलब अगर मैं सिर्फ टेक्निकली अकाउंटिंग की बात करूं तो उसके अमाउंट्स मेरे वो सारे टैली करा दे रहा है, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है उसके यहां। गाइस, आप ये सिचुएशन समझे जो मैंने बताया आपको? आप ये सिचुएशन समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं कि वो मुझे सच प्रूव करा दे रहा है कि हाँ देखो इसमें मैं ऑनेस्ट हूं, हाँ देखो इसमें मैं ऑनेस्ट, लेकिन मैं हर एक ट्रांजेक्शन को जब चेक करता हूं तो उसको यूनिक तरीके से वो मेरे को सेटिस्फाई करा रहा है कि देखो ये उससे मैं बात करा देता हूं या ऐसा। तो इससे दिक्कत क्या होगी कि ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ उसके यहां, समझ आ रहा है? तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि मैं 100% तो चेकिंग करता नहीं ना, मेरे पास कितना वक्त है कि मैं चेकिंग करता हूं, समझना, ठीक है? आप कैसे इंश्योर करते हो कि एंटिटी कैसे इंश्योर करती है कि जितने फिक्स्ड एसेट खरीदे, समझ आ रहा है, ठीक है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाएं। मैं भी बात करूं अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड कंट्रोल्स। कंट्रोल्स माने सिस्टम, कंट्रोल्स माने कि सिस्टम्स जो एंटिटी ने लगा रखे हैं। कंट्रोल मतलब कि सिस्टम्स जो एंटिटी ने लगा रखे हैं, ठीक है ना? चलो एक सिंपल सिस्टम समझते हैं। मेरी फैक्ट्री है, मैं लकड़ी खरीदता हूं और फर्नीचर बनाता हूं। क्लियर है गाइस? मैं लकड़ी खरीदता हूं और मैं क्या करता हूं, फर्नीचर बनाता हूं। अब जब मैं लकड़ी खरीदता हूं, समझ आ रहा है, तो सिक्योरिटी गार्ड मेरा गेट पे चेक करता है, समझ आ रहा है, कि कितनी है, आई कि नहीं आई, उसके उसमें इंटर होती है। मेरी बड़ी फैक्ट्री है, जब भी कोई माल आता है तो सिक्योरिटी गेट के उसमें एंट्री होती है, ठीक है ना? दूसरा, माल एक्सेप्ट करने से पहले मेरे पास एक इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है जो एक बार थॉरो करता है कि जितनी भी लकड़ियां आई हैं वो सब ढंग की हैं कि नहीं। आ रहा है समझ में? कोई सड़ी गली तो नहीं है कि जिससे मेरा फर्नीचर बन ही ना पाए। गाइस, समझ में आया आपको ये? ठीक है, मुझे एक बार ये बताओ कि अगर मैं फाइनेंशियल ऑडिटर हूं, समझ आ रहा है, तो क्या मेरे लिए ये प्रोसीजर काम का है कि सिक्योरिटी गार्ड एंट्री कर रहा है कि नहीं? मुझे बताओ, ये प्रोसीजर क्या मेरे काम का है, हाँ या नहीं? मैं मैच कर सकता हूं कि जितना बुक्स में दिख रहा है वो एक्चुअल में आया या नहीं, और एक्चुअल में आया तो इसके लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली देखने को मिल सकता है। हेलो, समझ आ रहा है? चलो दूसरा प्रोसीजर लेते हैं कि अंदर आने के बाद उसको मतलब इंस्पेक्शन होता है उसका कि कोई भी लकड़ी सड़ी गली तो नहीं, समझ आ रहा है? क्या ये प्रोसीजर ऑडिटर के काम का है? नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों हाँ? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि वो तो जितनी आई उतनी आई ना, मतलब कुछ खराब की क्वालिटी को लेकर के सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी ना देख रहा था। क्वालिटी का मैटर तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का था। ऑडिटर के लिए क्वालिटी का मैटर है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल्स में आता है, क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल्स में आता है। आ रहा है समझ में? तो अब मान लो कि सड़ी गली है और उसकी वैल्यू कम है, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लोअर से फर्क पड़ सकता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ जाएगा, नेट प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ जाएगा। ये कंसर्न तो चलो रह सकता है मेरा, आ रहा है समझ में? अदरवाइज क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कमजोर है, मतलब समझ रहे हो? इंस्पेक्शन वाले ने इंस्पेक्शन ढंग से नहीं किया, ये वैसे डायरेक्टली ऑडिटर का लेना देना नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी वाले ने एंट्री नहीं की, ये भी डायरेक्टली मेरा लेना देना नहीं है। मैं सिक्योरिटी वाले का काम यूज कर सकता हूं, बस ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे? ऑडिटर ने फाइनेंशियल्स उठाए, सोर्स क्या है याद रखना, सोर्स है हमारा फाइनेंशियल,
हमने फाइनेंशियल उठाए, उसमें हमको दिख रहा है स्टॉक, उसमें हमको दिख रही है परचेजेस। हमको ये इंश्योर करना है कि जितनी परचेजेस दिख रही उतनी एक्चुअल में हुई या नहीं हुई, जितना क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है उतना एक्चुअल में था या नहीं था। हम तो ये चेक करने जा रहे हैं ना कि ये मैनिपुलेशन ना हो, जितना दिख रहा है उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं उसके रखरखाव के तरीके जो हैं, सिस्टम्स, वो भी वहां पर देखूंगा। मैं 100% एंट्रीज नहीं करता हूं बेटा चेक, इसलिए मुझे सिस्टम्स देखने पड़ेंगे। अभी आप लोग ये मान करके चल लो कि इंटरनल कंट्रोल मतलब कि सिस्टम्स सिस्टम्स ऑफ एंटिटी। सिस्टम मतलब कि कितनी ऑर्गेनाइज है। अकाउंटिंग सिस्टम यानी रिकॉर्ड करने का जो सिस्टम है। पेमेंट होती है तो झट से अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाता है कि नहीं? क्योंकि नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे अकाउंट। बोलो गाइस, क्या ये बात क्लियर है आपको? है ना? ठीक है। फिर कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट। तो एक तो अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल देखता है और वो करता है वेरिफिकेशन। समझ रहे? वेरिफिकेशन करता है किसका? ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस का, है ना? ये आपकी साइड हेडिंग है। आ रहा है समझ में? अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में टेस्ट करता है, टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। तो आप देखो, ट्रांजेक्शन मतलब पीएनएल की बात कर रहा हूँ, बैलेंसेस मतलब की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ मैं। स्कोप पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं अपन? स्कोप। क्लियर है गाइस? हेलो हेलो, ठीक है ना? फिर एग्जैक्टली मतलब, हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटीज अनगिनत है। समझ में आ रहा है? मैं अगर बेसिक एग्जांपल लूं तो ऑडिटर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि कंपनी महंगाई खरीद रही है तो मैं फिर ये सोच सकता हूं कि शायद मैनिपुलेशन है, इसमें से जितना दिख रहा है फाइनेंशियल्स में एक्चुअली में चीजें उतने की है नहीं, पैसे इधर उधर जा रहे हैं। मेरा मकसद फ्रॉड ढूंढना नहीं है बेटा, लेकिन मेरी चेकिंग के दौरान मुझे फ्रॉड मिल सकता है। मेरा मकसद फ्रॉड ढूंढना नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो चेकिंग के दौरान मुझे उसकी आशंका लगती है तो मैं जरूर उसके बारे में डिटेल्ड चेकिंग करूंगा। बोलो भाई, क्लियर है ये? The auditor, the audit determines whether the relevant information is properly disclosed. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे प्रॉपर डिस्क्लोजर, है ना? ये साइड हेडिंग सिंपल है। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर में क्या क्या है? Comparing the financial statements with the underlying account records and other source data to see whether they properly summarize the transaction and events recorded therein. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब कंपैरेटिव डेटा होता है। एक्चुअल फाइनेंशियल्स आपने देखे हैं ना, उसमें इस साल का भी होता है और पिछले साल का भी होता है। आ रहा है समझ में? तो डिस्क्लोजर में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो सही से आनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? कंपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। लेकिन ये लेकिन अलग चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा। सोर्स डेटा आपका क्या है? ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का जो इनवॉइस है ना, इनवॉइस या जो बिल है, ये आपका क्या कहलाया बेटा? सोर्स डेटा। यानी ट्रांजेक्शन होता है, उसका बिल जनरेट होता है, वो बिल अकाउंटेंट को दिया जाता है, फिर अकाउंटेंट उसकी एंट्री करता है। समझ आ रहा है? तो आपके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अल्टीमेटली उसका सोर्स डेटा के हिसाब से मैच होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फाइनेंशियल्स में कुछ देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये एंट्री कैसे हुई, कहां से हुई, सेल हुई, तो वो कह रहा हाँ सेल हुई, तभी तो सेल की एंट्री करी। मैंने कहा तो डॉक्यूमेंट दिखाओ, कह रहा कागज नहीं है कुछ, एक्चुअल में हुई थी, वो लेके गया था, हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं ये एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझ आ रही है बात? हाँ, अब ऐसा नहीं है कि बिल गुम गया तो तुम उसको गलत ही मान लो। तुम ऑल्टरनेट देखोगे कि भैया ठीक है चलो कुछ तो सबूत दो, उस बंदे से बात करा दो। अरे समझ में? या तो फिर चलो तुम किसी तरीके से सेटिस्फाई कराओ मुझे कि भैया उस दिन तुम्हारी सेल हुई। मुझे अगर विश्वास हो गया तो मैं बिना बिल के भी मान जाऊंगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं गाइस आप लोग? ठीक है ना? कि आप कम से कम इतने सबूत देख लें जिससे कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ वो ट्रांजेक्शन सच में हुआ था। ठीक है ना? ठीक है।
तो प्रॉपर डिस्क्लोजर आना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, कंसिडरिंग द जजमेंट्स दैट द मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली द ऑडिटर असेस द सिलेक्शन एंड consistent application of accounting policies, the manner in which the information has been classified and adequacy of disclosure। देखो क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट के जो जजमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, इसमें पॉइंट्स जो आइडेंटिफाई किए वो मैं अलग से लिख देता हूँ, वैसे आपको आगे मिल ही जाएंगे वो अलग से। सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज, मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी सिलेक्ट की उससे मैं जज करने जा रहा हूँ, समझ आ रहा है। मतलब तुम समझ लो कि ऑडिटर जो है वो दुनिया का सबसे जजमेंटल इंसान है, आ रहा है समझ में। वो हर चीज में मैनेजमेंट को, लोगों को, फाइनेंशियल को, सबको जज करने वाला है, आ रहा है समझ में। तो वन ऑफ द मोस्ट जजमेंटल पर्सन, आ रहा है समझ में, हर चीज में वो जज करने वाला है। क्लियर है। किसी ने कुछ भी बोला, मतलब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल शायद बताया होगा मैंने कि हम लोग गए थे ना ऑडिट करने, मुंबई गए थे टीवी 18 का ऑडिट करने, तो हम लोग के लिए पिज्जा आया था, है ना, डोमिनोज से। तो मैं जो ऑडिट मैनेजर था ना, तो उसने पूछा, वो जो अकाउंटिंग मैनेजर था वहां का, उससे पूछा कि भाई तुम भी खा लो। तो उसने बोला कि हाँ मैंने खा लिया। अरे सामने तो जो हमारा ऑडिट मैनेजर था वो रिफ्लेक्स में, एकदम रिफ्लेक्स में बोला कि अच्छा डब्बा कहाँ है, समझ आ रहा है। तो मतलब कि हर चीज में सबूत ढूंढता है ऑडिटर। अरे हम लोग सब हंस रहे थे उसके बाद, ठीक है। वो खुद भी हंसने लगा कि यार कुछ तो ऑडिट करना छोड़ दो, कुछ चीज का तो ऑडिट करना छोड़ दो। मतलब बिना सबूत के किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब वो उसने खा लिया, वो बोल रहा है कि उसने खा लिया, तो कह रहा नहीं पहले डब्बा दिखाओ तब मैं मानूंगा कि तुमने खा लिया। मतलब बिना एविडेंस के मैं एक्सेप्ट वो ही नहीं करने वाला। समझ आ रहा है क्या गाइस? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज हो गया। फिर हो गया क्लासिफिकेशन और हो गया डिस्क्लोजर, है ना। ये तीन चीजें हैं कि मैनेजमेंट के जजमेंट्स होते हैं कुछ चीजों को लेकर के, पॉलिसीज का। तो मैं पॉलिसी सिलेक्शन से मैनेजमेंट को जज करने वाला हूं। मतलब मैनेजमेंट का जो जजमेंट है उससे मैं मैनेजमेंट को जज करूंगा। समझ आ रही है बात? देखो समझो, कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई डॉक्टर है, समझ आ रहा है, वो टेक्निकली सब कुछ सही कर रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको ओवरऑल उस डॉक्टर पे लगे कि नहीं यार यहां मेरा इलाज सही से नहीं हो पाएगा। पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उसको जज कर रहे हो। मेरा पॉइंट समझना, ठीक है ना। तो यहां पर एक्चुअली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि कुछ गलती मिले, लेकिन वो उसको बोलते हैं ना कि वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि यहाँ पर सब गड़बड़ होने वाला है, कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कुछ, समझ रहा है। मैं सबूत जो मांग रहा हूँ वो मिलते जा रहा है मुझे, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। गाइस आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ऑडिटर जो है ना वो एनवायरमेंट को भी असेस करेगा वहां से, कि यहाँ कैसे लोग हैं। समझ आ रही है बात? कैसे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये सब चीजें, हर चीज को वो देखने वाला है। बोलो भाई क्लियर है ये? है ना। फिर the auditor is not expected to perform duties which fall outside the scope of his competence, है ना। तो ऑडिटर से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते जो कि उसकी दम के बाहर है। मतलब उसकी दम के बाहर क्या है? देखो ऑडिटर जो है वो काय में एक्सपर्ट है, बताओ। अकाउंटिंग, ऑडिट, इसमें एक्सपर्ट है ना। अब उनसे बोले कि भैया एक कंप्यूटर प्रोग्राम गड़बड़ है इनका, सॉफ्टवेयर में कुछ एरर है, तो सॉफ्टवेयर में कल को एरर निकल गई तो ऑडिटर पे थोड़ी ना बोलोगे। ऑडिटर तो उसके डेटा को मैच करके ये आइडेंटिफाई कर सकता है, समझ रहा है। अगर मान लो कि स्टॉक है, अब स्टॉक किसी कंपनी में स्टॉक जो है वो पेड़ों का स्टॉक है, समझ रहा है, या किसी पर्टिकुलर टाइप की दवाइयों का है, मेडिसिन का है, तो भैया ऑडिटर क्या जाने कि एक इंजेक्शन 50 लाख का और एक इंजेक्शन जो है वो 5 रुपए का है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब सोच करके देखो ना, हो सकता है कि 5 लाख वाला इंजेक्शन वो एकदम लॉकर में रख के लॉकर से निकाले, एकदम मखमल के कपड़े में लपेटा हुआ और खोल के दिखाएं कि ये देखो 5 लाख का इंजेक्शन। कैसे पता है मुझे
कि वो 5 लाख का है। तो ऐसी चीजों में ऑडिट ने मदद की है कि आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हो या ये सारा कुछ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि इस बात की एक्सपेक्टेशन ऑडिटर से नहीं होती। ऑडिटर किसी तरीके से रास्ता निकाले, लेकिन हाँ जो चीजें ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के बाहर है वो तो नहीं कर सकता वो। बोलो गाइस, है ना? क्लियर है? अब हो सकता है ना कि भैया वो इंजेक्शन 5 रुपए का इंजेक्शन 5 लाख टाइप संभाल के रखा और बुक्स में उन लोगों ने दिखा दिया 5 लाख का। तो मैं तो ये देखूंगा कि भैया इसमें क्या लगा, मार्केट में ये बिकता भी है 5 लाख का कि नहीं, खरीदा है तुमने तो वो कितने का खरीदा है। अरे समझ, जो बंदे वो इंजेक्शन बना रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उनको कितनी सैलरी मिलती है, मैं इन सब चीजों से अंदाजा लगाऊंगा कि सच में क्या वो 5 लाख का होगा। समझ आ रहा है? और नहीं तो मुझे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स में एक है 620, वो मेरे को अलाउ करेगा कि मैं किसी एक्सपर्ट को वो कर लूं, एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लूं मैं। ठीक है गाइस, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। फिर है कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें, है ना? कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट, इसका बस मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप। थोड़ा अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा, ऐसा एक्सप्लेन करो क्या बात हो रही है मतलब। नहीं, कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप का मतलब पूछ रहा हूँ। हाँ, कोई और बता रहा था? अरे नहीं भाई, कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप का मतलब मैं पूछ रहा हूँ। तुमने लॉजिकली सही बिठाया है, लेकिन ये इसका एक्चुअली सही मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, सेकेंड इंटरप्रिटेशन अगर हम सिर्फ इतने वर्ड से निकाले तो ऐसा निकल सकता है, लेकिन मतलब ये गलत है, लेकिन तुम गलत नहीं हो मतलब। ठीक है ना? हाँ, और उसका सेकेंड इंटरप्रिटेशन है ये पॉसिबल, लेकिन ये सही वाला नहीं है, और कोई इंटरप्रिटेशन निकालो इसका। नहीं, स्कोप देखो, समझो। हाँ, हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुड ट्राई, सही जा रहा था वैसे। हाँ, आगे। आ, 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 सुनो, ठीक है, अभी हम स्कोप के बाहर की बात कर रहे थे। अब जितना मेरा स्कोप है, मान लो कि मेरे को 10 चीजें चेक करनी है, 10 चीजें मेरे स्कोप में है, लेकिन मैं 4 चीजें चेक ही नहीं कर पा रहा हूं। मुझे 4 चीजें चेक करने ही नहीं दी जा रही। मेरा जितना स्कोप है वो मुझे कवर करने नहीं दिया जा रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब कंपनी की 4 फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री जो है वो दुबई में है, और कंपनी बोल रही है कि नहीं, हम दुबई वाले में आपको नहीं भेज सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये तो मेरी स्कोप में लिमिटेशन है कि जब तक मैं चारों फैक्ट्री ऑडिट नहीं कर लूंगा, तब तक मैं रिपोर्ट में ये कैसे लिखूंगा कि पूरे अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है? मैं तो फिर ये लिख दूंगा कि मैंने 3 फैक्ट्री देखी, एक नहीं देखी, बाकी जितना मैंने देखा वो ट्रू एंड फेयर है। समझ आ रहा है कि मेरे को ऑडिट करने ही नहीं दोगे पूरा, तो ये मेरे स्कोप का क्या हो गया? कंस्ट्रेंट। समझ आया क्या बोला मैंने? मेरा स्कोप लिमिट कर दिया, यानी लिमिटेशन है ये स्कोप में। लिमिटेशन इज मोर करेक्ट, है ना? जो ज्यादा आप आइडेंटिफाई कर पाओगे उसके साथ, लेकिन ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो फिर रिपोर्ट के टाइप लिखें, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, मतलब मैं अगर कुछ चीजें चेक नहीं कर पाया हूं तो मुझे वो लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में, ताकि जो यूजर है उसको पता रहे कि मैंने कितनी चीजें चेक करके ये रिपोर्ट जो है वो बनाई है। मतलब मैं अगर कुछ चीजें नहीं कर सकता चेक, तो मैं पूरे ऑडिट को भी बंडल नहीं कर सकता ना, कि मैं पूरा ही ऑडिट ना करूं, फिर मैं बोलूं कि नहीं हो पाएगा भाई ऑडिट, ऐसा नहीं होगा। अरे समझ, मैं जितना किया उसके बेसिस पे तो रिपोर्ट दूंगा ही। बोलो भाई, क्लियर है ना? चलो, तो एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड से अपन कल स्टार्ट करेंगे।
है ना? क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, वैसे ये रीड कर लेना आप लोग। हाँ, है ना गाइस? तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अरे समझ में, बस इसकी साइड हेडिंग्स बनाते जाओ ताकि आप कल को अगर ये देखो समझो थोड़ा सा याद करने जैसा होगा ना। मतलब अगर आपको मान लो आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको ये पूरी लाइनें याद नहीं रहेंगी, लेकिन 2 वर्ड याद करने बोलोगे तो शायद हो जाएंगे। स्कोप आपको बोला जाएगा तो शायद आपको ये 7 पॉइंट डिटेल में नहीं याद होंगे, लेकिन अगर आपके साथ शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स होंगे तो वो याद आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना तो कंटेंट ही पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कोप आएगा तो आपको ये 7 पॉइंट्स याद आने चाहिए ताकि वो आप लिख पाओ। ये थोड़ा सा याद करने जैसा है, लेकिन आप पूरा कंटेंट याद नहीं कर सकते। ये वाला कंटेंट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और 100% आप रट भी नहीं सकते। अगर आप समझ करके चलोगे तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो पाएगा। समझ आ रहा है? आप मन से भी कुछ पॉइंट्स लिख पाओगे क्योंकि वो रिलेट कर लेंगे। समझ आ रहा है? एक बहुत बड़ा इशू ये है, मैंने भी रिसेंट में देखा था, शायद मैंने शेयर भी किया था तुम लोगों के ग्रुप में, कि मुझे पहले यही पता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही चेक करते हैं, लेकिन अभी उस समय मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और वो सब भी चेक करते हैं। समझ रहे? तो फिर जो मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ बात और ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है कि थोड़ा सा बुकिश तो रहना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो लाना ही है ना। क्योंकि लोग देखते तो भाई मार्क्स ही है अभी। समझ रहे? नॉलेज में मैं आपकी कोई कमी नहीं रखने वाला, समझ रहे, लेकिन थोड़ा शुरू से करते चलोगे तो हो जाएगा। एंड में बैठ करके सोचोगे ना स्कोप में क्या क्या था, तो या तो पूरा या पढ़ना पड़ेगा, पूरा रीड करोगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अरे समझ, 10 से 15 मिनट एक टॉपिक को दोगे तो पूरा ऑडिट कितने टाइम में कवर होगा। इसलिए वो साइड हेडिंग्स अगर बना लोगे और हर साइड हेडिंग को लेकर के तुम्हारा अपना एक एक्सप्रेशन होगा, अपना एक एक्सप्लेनेशन होगा उसका, तो तुम पॉइंट्स याद कर लोगे, समझ रहे, और एक्सप्लेनेशन मन से बना लोगे, टेक्निकल वर्ड्स उसमें फिट कर दोगे, दैट्स इनफ। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या गाइस? हमको ऑडिट को कैसे टारगेट करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो तो आज इतना ही, बाकी अपन करेंगे कल। हाँ बोलो।